नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम BGSI 001 जेंडर संवेदीकरण समाज संस्कृति और परिवर्तन खंड 4 स्वास्थ्य एवं जेंडर इकाई 13 जेंडर एवं विकलांगता 13.1 प्रस्तावना। इस पाठ्यक्रम की पिछली इकाइयों में आपको महिलाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी भेदभाव एवं असमानताओं के बारे में परिचित कराया गया है। इस इकाई में हम लोग विकलांगता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए कि आप लोग विकलांगता शब्द का क्या आशय समझते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके मन में जो विचार आएगा वह नकारात्मक होगा, जिसमें क्षात, दोष, त्रासदी, अभिशाप जैसे कुछ शब्दों के द्वारा आप विकलांगता को समझने की कोशिश करेंगे। विकलांगता यथार्थ, जगत, संस्कृति और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात हमारे अपने शरीर के बारे में बुनियादी अवधारणाओं को चुनौती देता है। विकलांगता को पहले व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक कमजोरियों के रूप में प्रभावित करने वाले ऐसे तत्व के रूप में देखा जाता था जिसके कारण व्यक्ति समुदाय और समाज के जीवन में उस प्रकार से सम्मिलित नहीं हो पाता जिस प्रकार वे जो विकलांग नहीं है या तथाकथित सामान्य लोग कर पाते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट, प्रमास्तिक घात, अंधत्व, बधिरता तथा मूक होना, अंगविच्छेदता, मानसिक मंद हो जाना, बौद्धिक विकलांगता, संवाद का अभाव आदि विकलांगता होने की स्थितियों के कुछ उदाहरण हैं। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में विद्वानों तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं ने व्यक्ति की सीमाओं और दोष के रूप में विकलांगता को समझने को चुनौती दी है। उनके अनुसार यह एक सामाजिक मुद्दा है जो सामाजिक भेदभाव तथा लांछन का परिणाम है। विकलांग लोगों को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि वे अपने लिए निर्धारित अधिकार संपन्न व्यक्ति हैं, उनकी भी वही आकांक्षाएं, आवश्यकताएं तथा इच्छाएं हैं जैसे कि तथाकथित सामान्य या गैर विकलांग लोगों के अधिकार हैं। उनको मानवाधिकार संपन्न व्यक्ति समझकर समाज को उनके स्वास्थ्य कल्याण एवं उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको यह समझने में सहायता मिलेगी कि विकलांगता सामाजिक भेदभाव की एक केंद्र बिंदु है। विशेषतया इसमें चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जेंडर विकलांग लोगों के जीवन के अनुभव एवं उसके अवसरों को प्रभावित करता है। आइए इस इकाई के उद्देश्यों को जानते हैं। 13.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे विकलांगता की परिभाषा, विकलांगता के संदर्भ में सामाजिक दृष्टिकोण एवं सामान्य समझ, विकलांगता के संदर्भ में जेंडर के मुद्दों की चर्चा तथा विकलांगता तथा हिंसा के मुद्दों की चर्चा। 13.3 विकलांगता क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो विकलांगता शरीर या मस्तिष्क की एक दशा है जो व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करती है तथा रोजमर्रा की गतिविधियों में भाग लेने की उनकी योग्यता में दखल देती है। जैसा कि पहले कहा गया कि विकलांगता किसी व्यक्ति की सिर्फ मेडिकल चिकित्सीय समस्या नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक समस्या भी है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता समाप्त हो गई है तो यह उसका अंधत्व है, किंतु उसके आसपास का परिवेश उसके कामकाज को कठिन और खतरनाक बना देता है। इस प्रकार व्यक्ति विकलांग बन जाता है और उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस प्रकार विकलांगता का मुद्दा मेडिकल और सामाजिक दोनों पक्षों से जुड़ा हुआ है। विकलांगता व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकता है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता जाएगा और व्यक्ति का जीवन दीर्घकालीन होता जाएगा तो आयु बढ़ते जाने से जुड़ी विकलांगता की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। यही नहीं, दुर्घटनाएं, चोट लगना, अपंगता और विकलांगता के प्रमुख कारण हैं। यह सही कहा गया है कि हम सभी अल्पकालिक गैर विकलांग हैं। इस प्रकार विकलांगता केवल विकलांग घोषित व्यक्तियों का ही खास अनुभव नहीं है, अपितु हम सभी अपने जीवन में कुछ समय के लिए इस प्रकार का अनुभव पा जाते हैं। विकलांग व्यक्ति भी विकलांगता के प्रकार एवं विकलांगता की मात्रा की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यही नहीं, जेंडर, वर्ग, जाति, नस्ल, जातीयता, यौनिकता, निवास तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारक यह तय करते हैं कि विकलांगता का अनुभव एवं उसकी समझ कैसी है।
उदाहरण के लिए ग्रामीण एवं खेतिहर समाज में व्यक्ति का हाथ पैर कट जाना एक गंभीर विकलांगता समझी जाएगी, क्योंकि इससे खेत में काम करके जीविका चलाना प्रभावित होता है। बौद्धिक विकलांगता वाला व्यक्ति यदि खेत में काम कर सकता है तो उसे विकलांग बिल्कुल नहीं माना जाएगा, हालांकि उसे मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। किंतु भारत के शहरी जीवन में बौद्धिक विकलांगता या मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को भारत में अधिक समस्या हो सकती है, क्योंकि बौद्धिक कार्य को अधिक प्राथमिकता दी जाती है और उसे नौकरी पाना कठिन हो जाएगा। लेकिन पहले यह जानेंगे कि विकलांगता है क्या और विकलांग होने से क्या तात्पर्य है। विकलांगता जन्म से भी हो सकता है। जन्मजात डंडा, उदाहरण के लिए विकासात्मक विकलांगता जैसे मानसिक विकलांगता और संप्रेषण न कर पाना जन्मजात माना जाता है। कुपोषण एवं अल्पपोषण की समस्याओं का परिणाम बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को कमजोर बना देता है। जैसे कि पहले बताया गया है, कुछ प्रकार की विकलांगता जीवन में दुर्घटना, चोट लगने या उम्र बढ़ने के कारण आ जाती है। विकलांगता स्थायी भी हो सकती है, जैसे किसी अंग का किसी बीमारी के कारण काट दिया जाना या शरीर की रक्षा के लिए उसको निकाल देना। आमतौर पर जानी जाने वाली विकलांगता में है अंधत्व, मूक बधिर होना, पैर की विकलांगता, मंदबुद्धि, प्रमस्तिष्कघात जिससे भुजाओं आदि पर नियंत्रण नहीं रहता, तथा मानसिक बीमारी। हाल ही में संप्रेषणहीनता तथा सीख पाने की बीमारी जैसे उच्चारण या वर्तनी में दोष करना की भी अधिक चर्चा होने लगी है। कानूनी दस्तावेजों तथा नीतिगत बयानों में विकलांगता को सरकारी सहायता के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 के अंतर्गत केवल 7 प्रकार की विकलांगताओं का उल्लेख है। विकलांगता के अधिकारों के लिए एक कानून बनाने का मसौदा तैयार हो गया है, जिसे अभी संसद द्वारा पारित होना है। उस विकलांग व्यक्ति के अधिकार विधेयक में 19 विकलांगता का उल्लेख है। जब विधेयक पारित होकर कानून बन जाएगा तभी सरकारी सहायता मिल सकेगी। विकलांग व्यक्ति जनसंख्या के सर्वाधिक तिरस्कृत एवं अशक्त वर्ग में है। हाशिए पर होने के कारण वे अपने मौलिक, नागरिक, राजनीतिक तथा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिए जाते हैं, जिसकी गारंटी सभी नागरिकों को एक लोकतंत्र में दी जाती है। विकलांग महिलाओं की दशा तो और भी दयनीय है, क्योंकि उनको जेंडर और विकलांगता के भेदभाव की दोहरी पीड़ा झेलनी पड़ती है। वास्तव में वे न केवल समाज में ओझल कर दी गई श्रेणी से हैं, अपितु उनकी दशा तो पुरुष विकलांगों और गैर विकलांग महिलाओं दोनों से भी बदतर है। एक विकलांग लड़की को परिवार में अभिशाप माना जाता है तथा प्रायः उनके साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौच भी होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 26.8 मिलियन लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं, जो कुल संख्या का 2.11% हिस्सा है। इनमें से 15 मिलियन पुरुष तथा 11.8 मिलियन महिलाएं हैं। इस प्रकार भारत में विकलांग लोगों का 44% से थोड़ा अधिक हिस्सा महिलाओं का है। इस संख्या को वास्तविकता से कम माना जाता है, क्योंकि जनगणना में सीमित संख्या में ही विकलांगता को जोड़ा गया है। यदि विकलांगता की व्यापक परिभाषा को ध्यान में रखें, जिसमें मधुमेह, हृदय रोग की बीमारियों को भी शामिल करें, जिसकी अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या का 6 से 7% तक हैं जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त हैं, जिसकी संख्या भारत में 70 मिलियन है। ध्यान देना होगा कि किसी देश में विकलांगों की संख्या का आंकलन उस देश में विकलांगता की परिभाषा के आधार पर आंकी जाती है जिसमें विकलांगता की मात्रा, सर्वेक्षण की पद्धति तथा विकलांगता की स्थिति के परिमाप में वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग पर भी यह निर्भर करता है। युद्ध एवं संघर्ष, HIV एड्स, औद्योगिकरणों से चोट, सड़क दुर्घटना आदि विकलांग व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, जीवन सापेक्षता में वृद्धि पुराने जमाने के हिसाब से कई गई हुई है। इससे मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां विश्व भर में बढ़ गई हैं। 13.4 सामाजिक दृष्टि तथा अवधारणाएं। ऐतिहासिक रूप से विकलांग लोग हमेशा भय, आतंक एवं तिरस्कार की भावना से ग्रस्त समझे जाते रहे हैं। लगभग वे कमतर मनुष्य आंके जाते रहे हैं। उनकी छवि एक सनकी, असहाय व्यक्ति के रूप में तथा परिवार एवं समाज के लिए आजीवन बोझ के रूप में निर्मित की गई।
धर्म एवं मितकों ने भी विकलांगता के रूप में नकारात्मक प्रवृत्तियां उन चरित्रों में दिखाई गई हैं, चाहे वह मंथरा हो जिसकी पीठ में कुबड़ है, ऐसा रामायण में वर्णित है डंडा, या फिर महाभारत में वर्णित चरित्र शकुनी की लंगड़े की छवि हो। वास्तव में कर्म का सिद्धांत बताता है कि विकलांगता पिछले जन्मों के कुकर्मों का दंड है। गैर विकलांग लोगों की विकलांगों के बारे में यह छवि निर्माण जनसंख्या के भाग को संपूर्ण रूप से हाशिए पर और अशक्त बनाने का प्रयास है। इसका प्रभाव पर निष्क्रियता, निर्भरता, एकाकीपन, निम्न स्तर का आत्मसम्मान तथा पहल करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाना है। विकलांग व्यक्तियों के प्रबंधन में दया, अलगाव, भेदभाव तथा लांछन लगाना जैसी आम बात हो जाती है। भारत में विकलांगों के प्रति वर्चस्ववादी दृष्टि दया के रूप में दिखाई देती है। यह सामाजिक नीतियों में दिखाई देता है जिसका आधार सेवा भाव तथा स्वास्थ्य कल्याण है। चिकित्सीय पुनर्वास जिसमें सहायक सामग्री तथा उपकरणों जैसे पट्टी, बैसाखी, श्रवण यंत्र इत्यादि, विशेष विद्यालय, छोटे स्तर के व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा निश्चित रोजगार आदि सरकारी नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उपनिवेशवादी दौर से ही रहे हैं। यही नहीं, उनको राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समूह के रूप में कभी नहीं समझा गया है, इसलिए राजनीतिक वर्ग ने उनके मुद्दों व सरोकारों को गंभीरतापूर्वक नहीं समझा। उनमें से बहुत से लोग जो जनता के सामने आते ही नहीं और उनकी शिक्षा तथा सामाजिक अनुभवों तक पहुंच ही नहीं है, वे एक साथ बड़ी संख्या में आकर लोक जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सक्षम नहीं हैं। 1981 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के बाद स्थितियों में थोड़ा बदलाव आया है, जब विकलांगता के मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाया गया। मानवाधिकार तथा हाशिए के समूहों के सशक्तिकरण पर ध्यान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जब बदलाव आया, तब सरकार को भी नीतियों में कुछ परिवर्तन लाना पड़ा, जैसे शिक्षा संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण, किंतु समान अवसर प्रदान करने तथा सामाजिक न्याय के वायदे को पूरा करने के लिए वास्तविक प्रगति तब आई जब कानून के स्तर पर विकलांग व्यक्ति समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 बना। इसके बाद एक और कानून बना। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक नीति दस्तावेज बना, वह था विकलांगों के अधिकार हेतु संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन 2006, जिस पर भारत ने भी 2007 में हस्ताक्षर किए। इसने विकलांगता को सिर्फ सेवा भाव या स्वास्थ्य कल्याण के मामले के रूप में देखने के बजाय मानवाधिकार एवं विकास के रूप में देखना शुरू किया। अनेक विकलांगता अधिकार समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों का हाल के दिनों में उदय हुआ तथा शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में भी विकलांगता से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाने लगा है। प्रगति परीक्षण अभ्यास -1। 1. विकलांगता की परिभाषा दीजिए। 2. विकलांगता से संबद्ध सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामान्य समझ की व्याख्या कीजिए। अब हम विकलांगता और जेंडर के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। 13.5 विकलांगता एवं जेंडर। जैसा कि पहले कहा गया, विकलांग महिलाओं की नियति विकलांग पुरुषों से भी बदतर है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में महिला के रूप में तथा स्वस्थ शरीर को ही आदर्श समझने वाली दुनिया में रहती है। विकलांग व्यक्ति के अनुभवों को अन्य लोग किस तरह से महसूस करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे महिला हैं या पुरुष। उदाहरण के लिए मिशेल फाइन तथा एडेरिनेश ने बताया कि विकलांग महिलाओं का अनुभव बिना हानि के लैंगिक भेदभाव सेक्सिज्म विदाउट द पेडेस्टल 1998 pre-01 अर्थात उन पर दोहरा उत्पीड़न होता है। न केवल वे विकलांगता के कारण भेदभाव का शिकार होती हैं, अपितु वे लैंगिक भेदभाव का भी सामना करती हैं, क्योंकि गैर विकलांग महिलाएं मां पत्नी के रूप में जो अनुभव करती हैं, उससे ज्यादा विकलांग महिलाएं भेदभाव का सामना करती हैं। विकलांग पुरुष भी अपने पुरुषत्व के लिए उसी प्रकार का प्रताड़ना झेलते हैं, और यह भी संभव है कि वे इस कारण शर्मिंदा हों कि वे पुरुषत्व का अच्छा प्रदर्शन नहीं करते या परिवार के ऊपर निर्भर हैं और एक बोझ बन गए हैं। यह उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से पुरुषों से यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे घर में सभी सुविधाएं जुटाएंगे तथा परिवार की देखभाल करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग महिलाओं की संख्या 11 मिलियन है। कुछ शोध बताते हैं कि भारत में 35 मिलियन से अधिक महिलाएं हैं। बैकर एवं शर्मा 1997 डंडा दूसरे शोध 20 मिलियन की संख्या बताते हैं।
98% विकलांग निरक्षर हैं और 1% से भी कम विकलांग स्वास्थ्य सेवा संस्था पुनर्वास की सेवाएं प्राप्त कर पा रहे हैं। एक्शन एड 2003 प्री 15 डंडा। किंतु ये आंकलन केवल एक बार का है जब उनकी उपेक्षा, अलगाव बोध, लांछन तथा वंचित होने को लेकर बात आती है तो उनकी विशेष प्रकृति का पता चलता है। भारत में अधिकांश विकलांग महिलाएं तिहरे भेदभाव का शिकार होती हैं। महिला होने के नाते, विकलांग होने के नाते तथा गरीब होने के नाते महिलाओं के इस प्रकार के कुछ अनुभवों की चर्चा करते हैं। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 13.6 विवाह एवं पारिवारिक जीवन। एक विकलांग महिला की गृहिणी, पत्नी तथा मां के रूप में महिलाओं की सामान्य औपचारिक भूमिकाओं की पूर्ति करने में अक्षम समझी जाती हैं। तब वह सामान्य महिला की शारीरिक रूप से जैसा दिखने की सामान्य छवि है उसका के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। क्योंकि महिलाओं से परिवार का सम्मान भी जुड़ा होता है, तब विकलांग लड़कियों को परिवार छिपाकर रखता है और उसे बाहर निकलने, शिक्षा तथा सशक्तिकरण के बुनियादी अधिकारों से वंचित कर देता है। विकलांग पुरुषों की तुलना में विकलांग महिलाओं के विवाह की संभावना कम हो जाती है। विकलांग महिलाओं की यौन सहभागी, गृहिणी तथा मां के रूप में उनकी क्षमता पर सवाल उठाया जाता है और वह अन्यों की तुलना में दोहरी हो जाती है। वे घर के कामकाजों को अच्छी तरह से करने, सार्थक यौन संबंध बनाने या संतानोत्पत्ति और बच्चों की देखभाल करने में बेहतर नहीं मानी जाती। इन परिस्थितियों में उनका विवाह पहले से शादीशुदा उम्रदराज व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति के साथ हो जाता है। संक्षेप में, विकलांग महिलाओं के पास गैर विकलांग महिलाओं जैसा विवाह और मातृत्व पाने का विकल्प मौजूद नहीं रहता। पालन पोषण एवं देखभाल करना महिलाओं की पहचान तथा सही महिलात्व की सांस्कृतिक अपेक्षाओं के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, किंतु विकलांग महिलाओं का स्वयं देखभाल करने की जरूरत होती है। इस प्रकार उनको पूर्ण महिला नहीं समझा जाता। 13.7 हिंसा एवं उत्पीड़न। अशक्त, उपेक्षित और गुमनाम होने के कारण विकलांग महिलाएं हिंसा और उत्पीड़न की आसानी से शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा रोजमर्रा के कार्यों जैसे कपड़े पहनने, भोजन करने तथा शरीर के अन्य कार्यों में उनको दूसरों की सहायता लेने के कारण वे घर पर तथा संस्थाओं में दोनों जगहों पर आसानी से प्रताड़ित हो सकती हैं। जोखिम की स्थिति में वह अपनी रक्षा करने में कम सक्षम होगी, क्योंकि वह भाग भी नहीं सकेगी और चीखकर सहायता भी नहीं मांग सकेगी। विकासात्मक विकलांगता के व्यक्ति भी दूसरों पर अधिक विश्वास कर लेते हैं और उन पर आसानी से चाल चलकर रिश्वत या बलपूर्वक उत्पीड़न किया जा सकता है। वे अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श में अंतर को नहीं समझ सकते। मानसिक या बौद्धिक रूप से विकलांग लड़कियों तथा महिलाओं के साथ उत्पीड़न के ज्यादातर ऐसे मामले आते हैं जो उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए जिम्मेदार लोगों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि पीड़िता अपने साथ हुए उत्पीड़न को रिपोर्ट नहीं करेगी और उत्पीड़न करने वाला पकड़ा नहीं जाएगा। मूक और बधिर विकलांग अपनी बात बहुत कम कह पाएंगे, अतः रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, विकलांग लोगों को प्रायः यह सिखाया जाता है कि वे आज्ञाकारी तथा कम सक्रिय रहें और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, इससे वे आसानी से उत्पीड़ित हो जाते हैं। 13.8 शारीरिक सुगमता तथा आवागमन। भारत में आमतौर पर महिलाओं का आजादी से एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए या घूमने के लिए जाना मुश्किल भरा होता है। इसलिए हम यह कल्पना कर सकते हैं कि विकलांग महिलाओं की क्या स्थिति होगी। सार्वजनिक परिवहन की खराब स्थिति, खराब सड़कें या कहीं तो सड़कें ही नहीं, सड़कों पर सही ढंग की रोशनी का न होना और उचित सुरक्षा के अभाव, इन सब कारणों से विकलांग महिलाओं का बिना किसी की सहायता के एक जगह से दूसरी जगह जाना अत्यधिक कठिन होता है। आपने सार्वजनिक स्थानों पर विकलांग महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करते हुए देखा होगा, क्योंकि जो माहौल बना है, सड़कें, भवन, शौचालय आदि, उस माहौल में उनके लिए निर्वाह करना बहुत कठिन है। हाल ही में एक महिला प्रोफेसर के साथ हुई घटना की मीडिया में बहुत चर्चा हुई है। वह व्हीलचेयर लेकर चलती है। उन्हें एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर नहीं दी गई जब उनका हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतरा। उन्हें जमीन पर घुटनों के बल चलकर आना पड़ा, जिससे कि वह उस एयर बस में बैठ सके जो यात्रियों को हवाई अड्डे की बिल्डिंग पर लेकर आती है। सार्वजनिक परिवहन की बसों में तथा रेलगाड़ियों में स्थिति भी आमतौर पर सभी विकलांगों और खास तौर पर महिला विकलांगों की स्थिति इनके अनुकूल नहीं है।
अच्छी शौचालय सुविधाओं का अभाव एक मुख्य समस्या है। सार्वजनिक शौचालय गंदे और बदबूदार होते हैं और अक्सर वे सतह पर ही बने होते हैं। भारतीय शैली के शौचालय, जिससे चलने फिरने में असमर्थ विकलांगों के लिए इसका प्रयोग करना बहुत कठिन हो जाता है और उन्हें घुटने के बल चलकर उसका उपयोग करना पड़ता है। बहुत सी विकलांग महिलाओं ने अपना अनुभव बताया है कि जब वे घर से बाहर गईं तो काफी देर तक न तो कुछ खाया न पिया, इस डर से कि उनको शौचालय जाने की जरूरत पड़ेगी। आवागमन की इन कठिनाइयों के कारण परिवार अपनी विकलांग लड़कियों को चाहता है कि वे घर की चारदीवारी में ही रहें। ऐसी बहुत सी लड़कियों को बाहरी दुनिया से जुड़ने, जैसे स्कूल जाने, मित्र बनाने या रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ जाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इसके कारण उनके मन में हताशा, अजनबीपन तथा अयोग्य होने की भावना जन्म लेती है। 13.9 शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार। विकलांग लड़कियों की बड़ी संख्या स्कूल नहीं जा पाती। उनके परिवार तथा उनकी स्थिति के साथ बहुत सी सामाजिक लांछन जुड़ी है, जो उनको दुनिया की नजरों से इस डर से दूर रखना चाहते हैं कि उनके परिवार पर कोई लांछन न लगे और उनके परिवार की अन्य लड़कियों के विवाह में कोई कठिनाई न आए। विशेष विद्यालय या व्यावसायिक केंद्र जहां उनकी विशेष आवश्यकताओं के लिए उचित सुविधाएं हों, वे प्रायः शहरी इलाकों में होते हैं तथा लड़कियों का उन केंद्रों पर रोज जाना परिवार के लिए बोझ बन जाता है। छात्रावास की सुविधाओं का अभाव तथा यदि छात्रावास हो तो वहां उचित देखभाल की समस्या से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। बहुत से परिवार अपनी विकलांग बेटियों को पढ़ाने लायक नहीं समझते और वे इसके लिए कोई खर्च करना नहीं चाहते, क्योंकि लड़कियों को तो वैसे ही बोझ माना जाता है। अधिकांश विकलांग महिलाओं को रोजगार पाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको शिक्षा और प्रशिक्षण मिलता ही नहीं। इससे उनके भविष्य के लिए संकट हो जाता है, खासतौर पर तब जब उनके माता पिता की मृत्यु उनकी स्वतंत्र देखभाल के लिए धनराशि छोड़े बिना हो जाती है। 13.10 स्वास्थ्य की देखभाल। विकलांग लड़कियों तथा महिलाओं को बहुत सी स्वास्थ्य की समस्याएं उठानी पड़ती हैं, जिसका सरोकार उनकी विकलांगता से होता है। इसके लिए लंबे समय तक इलाज, पुनर्वास तथा व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, विशेष पोषण आदि की जरूरत होती है, जो बहुत खर्चीले होते हैं। विकलांगों को सहायक उपकरण जैसे श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर या कृत्रिम अंग उपलब्ध करने में गरीब परिवारों को बहुत अधिक कठिनाई होगी। महिलाएं तब स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना बहुत लज्जाजनक मानती हैं जब उनको लगता है कि स्वास्थ्य कर्मी उनके साथ असंवेदनशीलता और निर्दयता से व्यवहार करते हैं। बहुत सी महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर इसलिए उचित ध्यान नहीं देती कि अपने परिवार पर बोझ नहीं डालना चाहती और अपने को बेकार, अयोग्य समझती हैं। स्वास्थ्य सीधे तौर पर पोषण और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा होता है। अनेक विकलांग महिलाएं गरीबी और उपेक्षा के कारण पर्याप्त आहार नहीं पाती, न ही उनको खुली हवा, व्यायाम और स्वस्थ रहने का एक पूरा माहौल मिलता है। 13.1 फुर्सत के काम। जैसा कि पहले कहा गया है, विकलांग लड़कियां और महिलाएं प्रायः लांछन, कलंक, शर्म और व्यावहारिक कठिनाइयों जैसे आवागमन की कठिनाइयों के चक्रव्यूह में घिरी रहती हैं। इससे उनको अपने साथियों के साथ जुड़ने और मित्र बनाने, परिवार के आयोजन में शामिल होने तथा धार्मिक समारोहों में शामिल होने आदि का अवसर बहुत कम मिल पाता है। इससे उनको अजनबीपन हो जाता है तथा उनका जीवन नीरस और उबाऊ हो जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि हमारे सार्वजनिक स्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक नहीं हैं। फुर्सत के काम जैसे खाना खाने या फिल्म देखने के लिए बाहर जाना उनके लिए लज्जाजनक और पीड़ादायक अनुभव हो जाता है। विकलांग महिला को एक तरह से उठाकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि लिफ्ट या रैंप नहीं होता है, या फिर उनको अपने साथियों से दूर बैठा दिया जाता है क्योंकि उसकी व्हीलचेयर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकलांग महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हर स्तर पर होता है। उनको परिवार के लिए आर्थिक बोझ और सामाजिक जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता और न ही स्कूल जाने दिया जाता है। उनको यौन भावना विहीन, असहाय तथा निर्भर मान लिया जाता है। शारीरिक, भावनात्मक एवं यौन उत्पीड़न का उनको आसानी से शिकार बनाया जाता है और उनको विवाह तथा मातृत्व वंचित कर दिया जाता है। वे घर की चारदीवारी या विशेष संस्थाओं में अलगाव बोध तथा उपेक्षा के साथ बड़ी होती हैं, जिसमें सामान्य जीवन की कोई आशा नहीं रहती।
यद्यपि विकलांगता के अधिकारों के आंदोलनों में अधिकार की मांग पर आधारित दृष्टिकोण काफी बड़ा है, किंतु विकलांग महिलाओं से जुड़े विशेष सरोकारों पर अभी भी न तो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में और न ही स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर कोई ध्यान दिया गया है। कानून बनाना सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख उपकरण है, किंतु विकलांगता पर मौजूदा कानून महिलाओं के सरोकारों पर मौन है। इसे विडंबना कहें या अपेक्षित ही कहें कि विकलांग अधिकार आंदोलन दुनिया भर में और भारत में भी पुरुष वर्चस्ववादी है। यह तो पूरी तरह लैंगिक भेदभावपूर्ण है। महिलाओं के आंदोलनों में भी विकलांग महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शायद ही कोई मौजूदगी हो। फिर भी 1995 की बीजिंग घोषणा कार्यवाही के लिए मंच में विकलांग महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में रखा गया है, जिनको अपने मौलिक अधिकारों की सूचना तक बहुत कम पहुंच है। यह भारी कमी है जिसको विभिन्न स्तरों पर सुधारने की आवश्यकता है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा सामान्य परिषद द्वारा पारित विकलांगों के अधिकार हेतु संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है विकलांग महिलाओं पर आधारित अलग से एक अनुच्छेद शामिल किया गया। भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल था, इसलिए इसका यह कर्तव्य है कि वह विकलांगता से जुड़ी अपनी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में जेंडर के परिप्रेक्ष्य को भी उसमें शामिल करे। इस इकाई के आरंभ में ही जिस विकलांगता विधेयक का उल्लेख किया गया है, उसकी विकलांग महिला कार्यकर्ताओं तथा विचारकों ने कड़ी आलोचना की है, क्योंकि इसमें विकलांग महिलाओं के संदर्भ में अलग से कोई चर्चा नहीं की गई है। आशा की जाती है कि जब संसद में यह पारित होगा तब इस समस्या पर भी विचार किया जाएगा। 13.12 सारांश। विकलांगता वैश्विक स्तर पर एक मानवीय अवस्था है और हम सभी केवल अस्थायी रूप से सक्षम लोग हैं। विकलांगता को एक त्रासदी या चिकित्सीय विसंगति के रूप में मानने की अवधारणा को विचारकों ने चुनौती दी है और इसे एक सामाजिक एवं जैविक स्थिति माना है। भेदभावपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण तथा विकलांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों से वंचित करने से उनको सदैव ही अशक्त तथा अलग थलग कर दिया है। विकलांग महिलाओं की दशा खास तौर से मुश्किल भरी हो गई है, क्योंकि उन्होंने जीवन के सभी हिस्सों में हाशिए पर छोड़ने और भेदभाव का सामना किया है। विवाह, पारिवारिक जीवन से लेकर आवागमन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की देखभाल और फुर्सत, खालीपन के मौकों सहित सब कुछ है। फिर भी नए अधिकार संबंधी दृष्टिकोण तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियां जो विगत कुछ वर्षों से लागू हुई हैं, उन सब ने उनकी स्थिति के बारे में अधिक जागरूकता जगाई है। विकलांग महिलाओं के गहन शोध तथा जीवनानुभवों को लिखने के कारण हमारे ज्ञान और समझ को समृद्धि मिली है। विकलांगता अब लोकप्रिय सिनेमा में भी रोचक विषय बन गया है। इन सभी विकास कार्यों से विश्वास है कि स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा जमीनी स्तर पर ठोस उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विकलांग व्यक्तियों को जीवन की जरूरतें पूरी करने के अवसर नीतियों एवं कानूनों के माध्यम से लागू किए जा सकेंगे। इस इकाई को SOGDS KMWGS कार्यक्रम की रेणु अधलखा तथा शुभांगी वैद्य द्वारा लिखित इकाई और नारीवाद से संशोधित रूपांतरित किया गया है। 13.14 शब्दावली। भारत की जनगणना। भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त करने का सर्वाधिक व्यापक एकमात्र स्रोत है। इसका 130 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास है। यह विश्वसनीय तथा भरोसेमंद कार्य हर 10 वर्षों के बाद किया जाता है, जब ढेर सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1872 में हुई, जब भारत के विभिन्न भागों में बेतरतीब ढंग से पहली जनगणना की गई। जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, नृतत्व विज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी तथा अन्य बहुत से विषयों के विद्वानों और शोधार्थियों के लिए भारतीय जनगणना आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। भारतीय जनता की समृद्ध विविधता वास्तव में एक दशक बाद होने वाली जनगणना के माध्यम से पता चलता है, जो भारत को समझने तथा उसके विषय में अध्ययन करने का एक उपकरण बन गया है। एक दशक के बाद जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत के महापंजीयन, रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना आयुक्त की है, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। जनगणना अधिनियम 1948 में बनाया, जिसमें जनगणना कराने की योजना बनाने तथा जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों को निर्धारित किया गया था।
भारत सरकार ने मई 1949 में जनगणना के आकार, उसकी वृद्धि इत्यादि के विषय में व्यवस्थित ढंग से आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए पहल की और गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन महापंजीयन तथा भारत के जनगणना आयुक्त कार्यालय का गठन किया गया। इस संगठन को जनगणना के आंकड़े तथा जनगणना के व्यापक ब्यौरे एकत्र करने का दायित्व सौंपा गया। बाद में इस कार्यालय को जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 को भी देश में लागू करने का दायित्व सौंपा गया। 13.16 अभ्यास के लिए प्रश्न 1, विकलांगता के संदर्भ में जेंडर के मुद्दे की विस्तार से चर्चा कीजिए। 2, वैवाहिक जीवन में विकलांग महिलाओं की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। 3, विकलांग महिलाओं की शिक्षा तथा रोजगार तक पहुंच के महत्व की व्याख्या कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।